आज का हमारा लेसन लाइफ इन द यूके का टेस्ट नंबर 25 पे है। और जैसा कि आपको पता है कि अगर आपने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना है या ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए, तो आपको लाइफ इन द यूके का टेस्ट करना पड़ता है और साथ ही आपको B1 टेस्ट भी करना पड़ता है। तो अगर आपने B1 नहीं किया तो मेरी वीडियोज़ उस पर आप देख सकते हैं। वो एक पूरा फोल्डर है, उसमें मैंने इंग्लिश और उर्दू दोनों में बनाई हुई है। तो अभी हम लाइफ इन द यूके का देखते हैं। तो सबसे पहले ये है कि इस टेस्ट में 24 क्वेश्चन होते हैं, 24 क्वेश्चन हैं, जो कि आपने 18 के करेक्ट आंसर करने हैं पास होने के लिए। ये कि 75% है। और इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए आपके पास जो टाइम है वो 45 मिनट्स का है। तो अभी स्टार्ट करते हैं टेस्ट। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि हु डिफीटेड द फ्रेंच एट द बैटल ऑफ एजिनकोट इन 1415। 1415 में एजिनकोट पर एक जंग हुई, लड़ाई हुई फ्रांस के साथ इंग्लैंड की। तो उसमें कौन से किंग ने फ्रेंच को शिकस्त दी? सो किंग एडवर्ड, विलियम थर्ड, हेनरी द एट्थ या किंग हेनरी द फिफ्थ। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ये है, किंग हेनरी द फिफ्थ। तो आपने ये याद रखना है कि एजिनकोट 1415 और किंग हेनरी द फिफ्थ। आप इसको यूँ याद रख सकते हैं कि ये जो 1415 के आखिर में 5 है और ये भी 5 है, ठीक है। ये दूसरे स्टाइल से 5 लिखा जाता है। ये अरबिक न्यूमरल्स हैं, ये रोमन न्यूमरल्स हैं। तो इसको आप यूँ मैच कर लेंगे कि 1415 के एंड पे 5 आता है और जिस किंग के नाम के साथ 5 है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द मोस्ट फेमस टेनिस टूर्नामेंट होस्टेड इन ब्रिटेन एंड विच टेक्स प्लेस ईच ईयर एट द ओल्ड इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब। तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के अंदर वो कौन सा टेनिस का टूर्नामेंट है जो बहुत ज़्यादा फेमस है और जो इस ग्राउंड पे होता है। तो ये हमारे पास इसका विंबलडन चैम्पियनशिप्स है। तो इसका ये आंसर नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर अ सिटीजन टू स्टैंड फॉर अ पब्लिक ऑफिस? पब्लिक ऑफिस का मतलब होता है कि जब आप इलेक्शन में खड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल आप MP बनना चाहते हैं या काउंसलर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी यूके में मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? तो उसके लिए मिनिमम एज जो है वो 18 है। 18 साल की अगर आप हैं तो आप किसी भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं पब्लिक ऑफिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु makes sure that the opposition has guaranteed amount of time to debate issues which it chooses during political debates? क्वेश्चन को पहले आप समझें कि ये जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट की बात हो रही है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर वो कौन है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि जो अपोजिशन लीडर्स हैं या अपोजिशन है उसको भी बात करने का पूरा टाइम मिलता है। तो ये तो नहीं है कि खुद से ही बातें करना शुरू कर दें, जो गवर्नमेंट पार्टी है वो अपनी बात करती रहे और अपोजिशन का टाइम ही ना मिले। तो अपोजिशन कौन कौन इस बात को मेक श्योर करता है कि अपोजिशन को भी प्रॉपर टाइम मिले ताकि वो भी अपनी बात कर सकें? द शैडो कैबिनेट, द स्पीकर, द किंग, नोबडी। किंग को तो अलाउ ही नहीं है पार्लियामेंट में आना, ठीक है। नोबडी, देखें आप, ये बिल्कुल सेंस नहीं बनता। सो ये दो बिल्कुल भी सेंसलेस चॉइसेस हैं हमारे पास। अब द स्पीकर है या फिर द शैडो कैबिनेट है। तो शैडो कैबिनेट तो पूरी की पूरी एक टीम है, वो तो नहीं कर सकती। तो आंसर जो है वो द स्पीकर है। तो ये आपने याद रखना है कि स्पीकर जो होता है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में वो मेक श्योर करता है कि अपोजिशन को टाइम मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, citizens of Liechtenstein can drive in the UK for as long as their driving license is valid. ये जो कंट्री है, बहुत डिफ़िकल्ट नाम है इसका। इसके जो सिटीजन्स हैं वो यूके में तब तक ड्राइव कर सकते हैं जबकि उनके पास उनका लाइसेंस वैलिड है। तो क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है? तो ये बिल्कुल सही है। ये इस कंट्री के जो सिटीजन्स हैं वो अपने कंट्री के लाइसेंस के ऊपर यूके में ड्राइव कर सकते हैं जब तक कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, which British Prime Minister nationalized major industries including coal and steel? इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि वो कौन सा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था जिसने इन बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको नेशनलाइज किया। नेशनलाइज का मतलब ये होता है कि उनको जो कौमी धारे में जिसको हम कहते हैं वो ले आए, यानी उनकी लुक आफ्टर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन गई। तो उसकी अपोजिट है प्राइवेटाइजेशन, यानी जब आप प्राइवेट कंपनीज को, लोगों को चीज़ बेच देते हैं तो प्राइवेटाइजेशन है। जब गवर्नमेंट किसी चीज़ को अपने अंडर कर लेती है तो उसको नेशनलाइजेशन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो हैरोल्ड मैकमिलन, क्लेमेंट एटली, जॉन मेजर या सर एलेक डगलस होम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है क्लेमेंट एटली। ये वो प्राइम मिनिस्टर है जिसने मेजर इंडस्ट्रीज कोल एंड स्टील को भी नेशनलाइज कर दिया। अब आपको इस तरह याद रखना है, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। हमारे पास जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन के अंदर कोल एंड स्टील भी लिखा हुआ आएगा। तो आपने ये देखना है कि आपने उस प्राइम मिनिस्टर का नाम चूज़ करना है जिसके नाम में डबल ई आ रहा है एक जगह पे। देखें ई इधर भी हैं दो, लेकिन आप देखें कि इस जगह पे डबल ई मौजूद है। सो इट मीन्स कि स्टील से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने ऐसे प्राइम मिनिस्टर का नाम चूज़ करना है जिसके एंड पे ये जिसके नाम में डबल ई आता है। ये ट्रिक्स हमने खुद ही बनाई हुई हैं, इसमें ये कोई इसकी साइंस नहीं है कि ये ऐसे होना चाहिए, ये हमने अपनी आसानी के लिए हुक्स बनाई हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द फर्स्ट आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी? आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी का मतलब ये होता है कि इंग्लैंड का जो सबसे बड़ा प्रीस्ट, जिसको हम कहते हैं क्रिश्चियन, जो रिलीजन का सबसे बड़ा रिलीजियस लीडर होता है, वो उसको आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी कहते हैं। कैंटरबरी कैंट में है, ये जगह है जहाँ पे बहुत बड़ा चर्च है, और उसका जो हेड होता है वो पूरे इंग्लैंड के जो इस रिलीजन है उसका हेड होता है। तो सबसे पहला जो आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी था वो कौन था? सेंट ऑगस्टाइन, सेंट कोलम्बा, सेंट एंड्रियस, केनेथ मैकैल्पिन। तो इसका करेक्ट आंसर है सेंट ऑगस्टाइन। Question number 8. What is the money raised from income tax to use for? Choose 3 options. ओके अब एक चीज़ इसमें आपने ये समझनी है कि अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको 2 ऑप्शंस या 3 ऑप्शंस चूज़ करने हैं, तो आप जब तक वो तीनों ऑप्शंस या दोनों ऑप्शन चूज़ नहीं करते आप नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव नहीं हो सकते। सो ये यानी मीन्स कि आप सेफ हैं इस वजह से। लेकिन आप कोशिश करनी है कि आप तीनों के तीनों ऑप्शन या जो 2 ऑप्शन है वो सही हो। अगर एक ऑप्शन ठीक है, एक गलत है, या 2 ऑप्शन ठीक हैं, एक गलत है, तब भी आंसर रॉन्ग होगा। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मनी रेज फ्रॉम द इनकम टैक्स यूज फॉर? जो इनकम टैक्स पे करते हैं लोग, जो जॉब करते हैं वो इनकम टैक्स देते हैं, तो वो जो इनकम टैक्स से पैसा जमा होता है वो किन 3 कामों के लिए इस्तेमाल होता है? एजुकेशन, द नेशनल ग्रिड सिस्टम, पुलिस एंड द आर्म्ड फोर्सेस, या रोड्स के लिए। तो इसके लिए आपको ये याद रखना है कि एक तो एजुकेशन के ऊपर इस्तेमाल होता है, उसके बाद एक आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस के इस्तेमाल होता है, और तीसरा रोड के इस्तेमाल होता है। ये नेशनल ग्रिड सिस्टम के लिए नहीं इस्तेमाल होता। क्वेश्चन नंबर 9. What name is given to the clock tower at the Houses of Parliament in honor of Queen Elizabeth II's Diamond Jubilee in 2012? क्वेश्चन लंबा है लेकिन आप इसको ब्रेक करके पढ़ने की कोशिश करें। क्वेश्चन आपको पहले अंडरस्टैंड करना है। ओके आपने ये इसको यूँ समझना है कि क्वीन एलिज़ाबेथ जो थी सेकंड, उसकी डायमंड जुबली 2012 में हुई। उसके ऑनर में हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के अंदर जो क्लॉक टावर है, आपने देखा होगा कि वो ऐसे एक टावर है जो कि बड़ा मशहूर है, लोग जाके पिक्चर्स बनाते हैं उसके साथ, और उसके ऊपर यहाँ पे क्लॉक लगा हुआ है, घड़ी लगी हुई है, बिग बैंड जिसको कहते हैं। तो उस क्लॉक टावर को क्वीन की डायमंड जुबली के वक्त क्वीन को ऑनर करने के लिए उसका क्या नाम दिया गया? बिग बेन, बिग क्लॉक, एलिज़ाबेथ टावर या क्लॉक टावर? सो क्लॉक टावर तो उसको ऐसे कहते हैं, उसको तो उसका नाम नहीं है। बिग बेन, आप ये इसमें 2 क्वेश्चन समझ लें। बिग बेन इस घड़ी का नाम है,
ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि क्लॉक टावर के ऊपर या एलिज़ाबेथ टावर के ऊपर जो घड़ी लगी हुई है उसको क्या कहते हैं, तो बिग बैन उसका आंसर है। लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर है एलिज़ाबेथ टावर। उसको एलिज़ाबेथ टावर का नाम दे दिया गया क्योंकि वो क्वीन एलिज़ाबेथ की डायमंड जुबली के नाम से। तो ये क्वेश्चन का आंसर इसी जगह पे मौजूद है, टावर ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ आपने एलिज़ाबेथ को चूज कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10, when were the forced marriage protection orders introduced for England, Wales and Northern Ireland, which aimed at protecting a person from being forced into a marriage or to protect a person into a forced marriage? ये लंबा क्वेश्चन है लेकिन आसान है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड में फोर्स्ड मैरिज प्रोटेक्शन यानी ज़बरदस्ती की शादी के ख़िलाफ़ जो कानून है वो कब बना। इसमें इसका ये मतलब है कि वो कानून कब बना जिसके मुताबिक आप किसी को किसी के साथ ज़बरदस्ती शादी नहीं करवा सकते, या अगर किसी की ज़बरदस्ती शादी हुई है, इस पार्ट का ये मतलब है, या अगर किसी की ज़बरदस्ती शादी हुई है तो आप उस पर्सन को, उस शख्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में एक कानून बना। उस कानून के मुताबिक आप किसी से ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकते, या फिर शादी ज़बरदस्ती है तो उसको आप तंग नहीं कर सकते। तो वो कानून कब बना? 2007, 8, 10, 11। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 2008। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, whose details are not listed in the phone book। फ़ोन बुक होता है जब आपने देखा होगा कि जिन लोगों के घर में लैंडलाइन होता है तो उनके पास एक फ़ोन बुक भी होती है, बड़ी मोटी सी किताब जिसके अंदर हर एक का नंबर होता है। तो उस फ़ोन बुक के अंदर यूके में बहुत सारे मतलब हर एक के नाम होते हैं लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों के भी नाम होते हैं, जैसे आपका एमपी हो गया या एमएपीज हो गए या काउंसलर हो गए या इस तरह के इंपॉर्टेंट नाम। तो एक इनमें से वो है जिनका नाम फ़ोन में नहीं होता, द किंग, एमपीज, एसएम्स या एमएसपीज, एमईपीज या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें किंग का नाम नहीं होता, ठीक है, वरना लोग किंग को सारा दिन फ़ोन करके तंग करते रहे। सो इस वजह से आपने याद रखना है कि फ़ोन बुक के अंदर किंग का नाम नहीं होता और उसका फ़ोन नहीं होता, बाकी सबका होता है। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following words come from the Norman French। नॉर्मन फ्रेंच का मतलब है कि ये लैंग्वेज है, चूँकि आपको पता है कि विलियम द कॉन्करर जो था वो फ्रांस से आया था और फ्रांस से आके उसने यहाँ पे यूके पर हुक्मरानी की थी, हुक्म कब्ज़ा किया। तो ज़ाहिर है जो लोग जहाँ से आएंगे फिर वो अपनी ज़बान भी साथ लाते हैं, वो वही बोलते हैं, ये तो नहीं है कि दूसरे कंट्री पे कब्ज़ा करके उनकी ज़बान बोलना शुरू कर दिया। तो फिर जब वो आते हैं तो वो अपना कल्चर, अपनी ज़बान भी लेके आते हैं। तो उस ज़बान से कौन सा वर्ड इन चार में से है जो कि नॉर्मन फ्रेंच से है? एप्पल, ब्यूटी, काउ, समर। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्यूटी। ये नॉर्मन फ्रेंच से ये लफ्ज़ लिया गया। क्वेश्चन नंबर 13, here are the official reports how are the official reports where the parliament's proceedings are published called? ओके, ये जो पार्लियामेंट के अंदर जो भी बातें होती हैं, लोगों की कानून बनते हैं, लोग सेशन बैठता है, उस पर सारे लोग अपने अपने कमेंट्स पास करते हैं, उसके बाद उस पूरे सेशन की एक रिपोर्ट बनती है। वो जो रिपोर्ट होती है उसका वो कैसे पब्लिश होती है, और वो इसका मतलब ये है कि वो जो रिपोर्ट पब्लिश होती है उसका नाम क्या है, इनमें से कौन सी चीज़ है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स की पब्लिश रिपोर्ट होती है? डोम्सडे बुक, हैंसेड, पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स या कार्टा मैग्ना। तो ये तो बेसिकली आपको ट्रैप करने के लिए, ये तो इसका सही नाम तो मैग्ना कार्टा है, लेकिन ये नहीं है। पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स आप इसको मत चूज़ करें क्योंकि ये इसके साथ नाम बिल्कुल मिलता जुलता है, तो ऐसे लगता है कि ये होगा। तो जो रिपोर्ट्स हैं वो हैंसेड उसका नाम होता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जब भी कोई डिबेट होता है, जब भी सेशन बैठता है, उसकी एक रिपोर्ट बनती है जो कि हैंसेड कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मैनी सेनेट मेंबर्स डज द वेल्श गवर्नमेंट हैव? आपको पता है कि चारों कंट्रीज़ की अपनी अपनी पार्लियामेंट है, जैसे इंग्लैंड की है, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड या वेल्स की। तो हर एक की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर कुछ मखसूस तादाद में लोग होते हैं उसमें। तो वेल्श गवर्नमेंट की जो पार्लियामेंट सेनेट है उसमें कितने मेंबर्स हैं? 40, 50, 60, 70। तो ये है 60।
बस ये आपको याद रखना होगा। नंबर 15, Catherine Parr, the sixth wife of Henry VIII, was a cousin of Anne Boleyn. क्वेश्चन ये है कि कैथरीन पार जो थी, जो कि हेनरी 8 की सिक्स्थ वाइफ थी। आपको पता है कि हेनरी 8 वो आदमी है जिसने खुद 6 शादियां की हैं। खुद के नाम में हेनरी 8 आता है और शादियां 6 की हैं। वॉज ए कज़न ऑफ एन बोलिन। सो एन बोलिन हेनरी 8 की सेकंड वाइफ थी। तो क्वेश्चन में क्या कैथरीन पार और एन बोलिन दोनों कज़न हैं? ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये आंसर फॉल्स है। ये कैथरीन एन बोलिन की कज़न कैथरीन पार नहीं थी। एन बोलिन की कज़न कैथरीन हावर्ड थी, जो कि फिफ्थ वाइफ थी। ओके, सो एन बोलिन की कज़न कैथरीन पार नहीं, कैथरीन हावर्ड है। क्वेश्चन नंबर 16, Who deals with cases involving personal injury, family matters, breaches of contract and divorce in Scotland? स्कॉटलैंड के अंदर ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की केसेस हैं, मिसाल के तौर पे पर्सनल इंजरी हो गया, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को आपने मारा, फैमिली मैटर्स हो गए, ब्रीचेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गए, यानी कि आपकी जॉब पे कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो साइन करते हैं आप, या बिजनेस से रिलेटेड, तो वो उस तरह के कोई इशू हो जाता है, तो उस तरह के केसेस स्कॉटलैंड में कौन सी अदालत में सुने जाते हैं? काउंटी कोर्ट्स, शेरिफ कोर्ट्स, क्राउन कोर्ट्स या हाई कोर्ट? तो इसका आपने यूँ देख लेना है कि स्कॉटलैंड में इस तरह के केसेस शेरिफ कोर्ट में होते हैं। शेरिफ स्कॉटलैंड एस से शुरू हो रहा है, स्कॉटलैंड में एस से शुरू हो रहा है, तो आपने इसको चूज कर लेना है, ये है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ यॉर्क ड्यूरिंग द वॉर्स ऑफ रोजेस? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें इसका एक और क्वेश्चन भी है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। व्हाट वाज द सिंबल ऑफ यॉर्क ड्यूरिंग द वॉर्स ऑफ रोजेस? वॉर्स ऑफ रोजेस जो है वो दो यूके के, इंग्लैंड के, आप यूँ कहने के दो ख़ानदानों के दरमियान, शाही ख़ानदानों के दरमियान लड़ाई हुई। एक कहता था कि यूके का किंग हमने बनना है, दूसरे का ख्याल था कि नहीं, उनको बनना चाहिए। यानी ये दोनों रॉयल फैमिलीज थी। तो इनका एक हाउस ऑफ यॉर्क था और दूसरा हाउस ऑफ लैंकास्टर था। तो दोनों ने जंग में अपने अपने इनके सिंबल्स होते थे। एक का रेड रोज था, एक का वाइट रोज था। तो अभी हमने देखना है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? व्हाट वाज द सिंबल ऑफ यॉर्क ड्यूरिंग द वॉर्स ऑफ रोजेस? रेड रोज, वाइट रोज, ब्लैक रोज या पर्पल रोज? तो इसका आंसर है वाइट रोज। ओके, जो दूसरा हाउस है उसका नाम है हाउस ऑफ लैंकास्टर। ठीक है, मैं इसका नाम LANCASTER, ये सारा मैंने नाम इसलिए लिखा ताकि आपको मैं समझा सकूं। अगर आपका क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द हाउस ऑफ लैंकास्टर इन द वॉर्स ऑफ रोसेस, तो आप लैंकास्टर का नाम जो है वो आखिर में आर पे ख़त्म होता है। ठीक है, ये आर लिख दिया दोबारा, लैंकास्टर। तो आखिर में जिसके आर होगा उसका रेड रोज होगा, जिसके आखिर में आर नहीं है और फिर भी आपसे पूछा जा रहा है कि उनका सिंबल कौन था वॉर्स ऑफ रोजेस में, तो वाइट। बस आपने याद रखना है कि एक वाइट रोज है, एक रेड रोज है। जिस हाउस का नाम आखिर में आर पे फिनिश हो रहा है उसका ही रेड सिंबल है, दूसरे का वाइट है। तो यूं आपने दो क्वेश्चन इसमें समझ लिए। नंबर 18, according to the 2011 census, what percentage of the population identified themselves as Jews? 2011 का सेंसस जो होता है, जिसको मरदमशुमारी कहते हैं, जिसमें लोगों को गिनते हैं, काउंट करते हैं, उसके मुताबिक यूके में कितने लोग ज्यूज़ हैं, यहूदी हैं, कितने लोग जूइश हैं? तो लेस देन 0.5%, लेस देन 1%, लेस देन 1.5% या 2%? तो इसका करेक्ट आंसर है लेस देन 0.5%। Question number 19. During which movements the parliament passed laws giving women the right to equal pay and made it illegal for employees to discriminate against women because of their gender? ये चार नीचे मुख्तलिफ कानून के नाम हैं। ये यूके की पार्लियामेंट ने कानून बनाए, ये उनके नाम हैं। इनमें से कौन सा वो कानून है जिसके मुताबिक यूके में विमेन यानी औरतों, लेडीज़ के ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेशन कानून के ख़िलाफ़ है? ठीक है,
और उनको इक्वल पे मिलेगी। ये नहीं देखा जाएगा कि ये औरत है तो उसको थोड़ी पे दी जाए, मर्द अगर चूज़ कर दिया जाए किसी मैन को या मेल को, उसको ज़्यादा पे। तो अब अकॉर्डिंग टू द लॉ, अगर आपका मेल या फीमेल कोई भी एम्प्लॉई है, आपने उसको बराबर के राइट्स भी हैं और इक्वल पे भी है। तो ये कौन से कानून के मुताबिक ऐसा है? द पंक मूवमेंट, द एनलाइटमेंट, सॉरी मूवमेंट कानून नहीं कह सकते, एनलाइटमेंट, द स्विंगिंग सिक्सटीज, द सफरेज। तो ये हमारा पास इसका जो आंसर है वो है स्विंगिंग सिक्सटीज। ये वो टाइम था, ये वो मूवमेंट थी जिसमें इस तरह के कानून बने। मैंने पहले कानून कहा वो सही नहीं कहा, लेकिन ये स्विंगिंग सिक्सटीज का वो मूवमेंट था जिसमें पार्लियामेंट ने कानून बनाया था। 20 क्वेश्चन है, व्हाट नेम इज गिवन टू द मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो मेंबर्स होते हैं, अपर हाउस जो है उसके मेंबर्स को क्या कहते हैं? कैबिनेट, कैवलियर्स, पीयर्स या हाउस डेट्स। तो उनको पीयर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, where can you find a statue of Boudica, the queen of Iceni, and one of the tribal leaders who fought against Romans? ये जो बॉडिका है, क्वीन का नाम है, ये पहले ज़मानों में यूके जो इंग्लैंड था उसका ये नीचे वाला, ये यानी जो लंदन और इसका एरिया है, इसको आइसनी कहते थे। तो ये वहाँ की क्वीन थी। जब रोमन्स ने अटैक किया इंग्लैंड के ऊपर, तो उस वक्त ये बड़ी बहादुरी के साथ आगे लड़ी थी और बड़ी इसने जिसको कहते हैं कि करेज शो की। तो उसका आज स्टैचू यानी उसका एक बुत कह लें, वो किस जगह पे है? एट लंदन ब्रिज, एट वेस्टमिंस्टर ब्रिज, एट द टावर ऑफ लंदन, एट सेंट जेम्स पार्क। तो इसका जो राइट आंसर है एट वेस्टमिंस्टर ब्रिज। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ है, बिल्कुल ब्रिटिश। यानी आप ये देख लें कि अगर ये रिवर है तो एक तरफ अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ये ब्रिज है वेस्टमिंस्टर ब्रिज, तो इसके दूसरी तरफ यहाँ पे उसका स्टैचू है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कासल्स इज लोकेटेड इन स्कॉटलैंड? ये 4 कासल्स के नाम हैं, किले हैं उनके नाम हैं। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि स्कॉटलैंड में है? कॉनवे कासल, कैरनारफन कासल, ग्रेट्स कासल या विंडसर कासल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ये है, ये स्कॉटलैंड में है। For how long was Britain a republic under the leadership of Oliver Cromwell? ऑलिवर क्रॉमवेल के लीडरशिप के अंदर बरतानिया ब्रिटेन कितने अरसे तक रिपब्लिक रहा? 9 ईयर्स, 10 ईयर्स, 11 ईयर्स या 12 ईयर्स। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब ऑलिवर क्रॉमवेल लीडर बना, उस वक्त बरतानिया के अंदर कोई किंग नहीं था, क्योंकि किंग को तो इसने कत्ल कर दिया था ना। ये लड़ाई हुई, एक तरफ किंग था और दूसरी तरफ ऑलिवर क्रॉमवेल और उसकी फौज थी। ऑलिवर क्रॉमवेल पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता था, ये पार्लियामेंट्री फोर्स थी आप यूँ कह लें। तो इसने किंग की फोर्स को हराया, किंग को पकड़ के फांसी लगाई, एग्जीक्यूट किया और ख़ुद इंग्लैंड का लीडर, यूके का लीडर बन गया। तो फिर इनमें से कितने अरसे तक ये लीडर बना रहा? ये 11 साल तक लीडर बना रहा और बरतानिया 11 साल तक रिपब्लिक रही। इसका मतलब ये है कि 11 साल तक ब्रिटेन के अंदर किंग नहीं था। तो जब किंग होता है तो उसको किंगडम कहते हैं, जब इसमें पार्लियामेंट का लीडर आता है तो उसको रिपब्लिक कहते हैं। तो 11 साल तक ऑलिवर क्रॉमवेल रहा। क्वेश्चन नंबर 24, मैजिस्ट्रेट्स एंड जस्टिसेस ऑफ द पीस, जेपीस, आर मेंबर्स ऑफ। ये जो मैजिस्ट्रेट होते हैं या जस्टिस ऑफ पीस होते हैं, ये कौन लोग होते हैं, कहाँ से आते हैं? द हाउस ऑफ कॉमन्स से होते हैं, द कैबिनेट, द लोकल कम्युनिटी, द पार्लियामेंट। तो ये लोकल कम्युनिटी के लोग हैं, ये लोकल कम्युनिटी से बनते हैं। मैजिस्ट्रेट बनना है, जस्टिस ऑफ पीस बनना है, तो ये आम लोग बन सकते हैं, ये पार्लियामेंट का मेंबर होना लाजमी नहीं है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। आई होप कि आपको ये बात सारी समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में बताएं। प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करते रहें। जब आपकी पास परसेंटेज 75 से ऊपर रहे तो फिर आप रेडी होते हैं टेस्ट के लिए। ठीक है, ओके, सी यू लेटर, बाय।